अब देखो लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था, है कि नहीं, और वहां पे हमने स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन वहां पे क्या किए थे, सॉल्व किए थे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम स्टैटिक फ्रिक्शन के टॉपिक को ही क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल अब क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो देखो यहां पे कि मान लो यहां पे हमारे पास एक क्यूब है, तो यहां पे शो कर रहे हैं क्यूब, और जो भी क्यूब है, क्यूब में यहां पे हमने डिफाइन कर दिया एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। अच्छा, अब इस क्यूब के अंदर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। तो जो भी क्यूब है, क्यूब के अंदर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है, और मान लो ब्लॉक का मास वहां पे 10 kg है। तो यहां पे हमने 10 kg कर दो या फिर यहां पे कर दो 2 kg। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर रहे हैं, और क्यूब के अंदर एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर रहे हैं। ब्लॉक का मास वहां पे क्या है, 2 kg है। अच्छा, ब्लॉक और क्यूब इनके बीच का सरफेस रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहां पे दिया हुआ है कितना, 0.8। तो म्यूएस भी 0.8 लेंगे, म्यू के भी वहां पे क्या लेंगे, 0.8 लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो क्यूब है, ये क्यूब मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v। क्यूब के अंदर ब्लॉक रखा हुआ है, लेकिन ये जो क्यूब है, ये क्यूब मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, और वेलोसिटी वहां पे दी हुई है 3t i कैप प्लस 4t j कैप। तो जो भी क्यूब है, क्यूब मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, और वेलोसिटी दी है 3t i कैप प्लस 4t j कैप। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस क्यूब ऑन द ब्लॉक। तो बताना है कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया है। ले लो, अब मैंने तुमसे क्या बोला था कि क्यूब के अंदर ब्लॉक रखा हुआ है। अब दो ही चीजें पॉसिबल है, जब क्यूब चलेगा तो या तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या फिर ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। और मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एजम्पशन क्या लो कि मान लो ऑब्जर्वर बैठा है क्यूब के अंदर, और इसको ये ब्लॉक कैसा दिखाई दे रहा है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है। बाद में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन चेक करेंगे, तो वहां से पता चल जाएगा कि एजम्पशन सही है या फिर एजम्पशन मेरा वहां पे क्या है, रॉन्ग है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने क्या मान दिया, हमने मान लिया कि जो ऑब्जर्वर क्यूब के अंदर बैठा है उसको ये ब्लॉक कैसा दिखाई दे रहा है, इसको दिखाई दे रहा है रेस्ट में। अच्छा, क्यूब की वेलोसिटी दी है v, हमें मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। ध्यान ना, t यहां पे टाइम है और ये टाइम मेरा किसमें है, सेकंड में। वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। देखो है कि नहीं, यहां पे t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मतलब है कि ग्राउंड फ्रेम पे जाके अगर हम देखेंगे तो हमें एक तो एक्सेलरेशन दिखाई देगा किसके अलोंग, x के अलोंग, और दूसरा एक्सेलरेशन दिखाई देगा किसके अलोंग, y के अलोंग। अच्छा, अब ये ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो इसको ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किस फ्रेम पे बैठा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है। अब क्या करेगा, ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा। क्या शो करोगे, एक तो शो करोगे नॉर्मल किसकी, क्यूब की, दूसरा इसका वेट m इंटू जे, है कि नहीं। अच्छा, फ्रेम है कैसा, नॉन इनर्शियल, तो सीडो फोर्स तो एक तो ये अप्लाई करेगा नीचे की ओर m इंटू ए वाई, दूसरा ये सीडो फोर्स अप्लाई करेगा m इंटू ए एक्स लेफ्ट की ओर। जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा उसके ऑपोजिट ये सीडो फोर्स अप्लाई करेगा। तो सीडो फोर्स एक तो अप्लाई करेगा m इंटू एक्स अलॉन्ग नेगेटिव एक्स और m इंटू ए वाई अलॉन्ग नेगेटिव वाई।
तो यहां पे शो करेंगे एन, एम जी, सीडो फोर्स एम ए एक्स, सीडो फोर्स यहां पे हो गया एम ए वाई, और साथ में बताओ क्या शो करोगे? साथ में हम शो करेंगे यहां पे फ्रिक्शन, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई दे रहा है। हमने क्या बोला है, जब भी हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन हमेशा डेवलप होता है सरफेस के पैरेलल। तो सरफेस के पैरेलल यहां पे तुम फ्रिक्शन अप्लाई करो, और ये फ्रिक्शन वहां पे क्या हो गया? स्टैटिक। देखो है कि नहीं यहां पे? अब इक्वेशन तुमने क्या लिखी? नॉर्मल किसके बराबर? नॉर्मल हो गया एम जी प्लस एम ए वाई के बराबर। एम तो मास बाहर आ गया, जी की वैल्यू 10। एक्सलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है? एक्स के अलोंग एक्सलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वाई के अलोंग एक्सलरेशन 4। तो ये हो गया 10 प्लस 4, मास हो गया 2, तो 14 इंटू 2 28 न्यूटन। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या करें? अगले स्टेप में यहां पे नॉर्मल तो इसको बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन बैलेंस करेगा एम इंटू ए एक्स को। मास कितना दिया है? मास दिया है 2। ए एक्स कितना दिया था? ए एक्स दिया था वहां पे 3, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6 न्यूटन। अच्छा, चाहो तो फ्रिक्शन की वैल्यू को 0.5 कर दो, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए थोड़ा। तो अब मैंने क्या बोला? नॉर्मल बैलेंस कर रहा है एम जी प्लस एम ए वाई को। तो नॉर्मल आ गया 28, फ्रिक्शन आ गया m इंटू एक्स। अब कैसे हम बोले कि हमारा एजम्पशन सही है? तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे, वो होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस हो गया 0.5, और नॉर्मल कितना है? 28, तो ये हो गया 14 न्यूटन। इसका मतलब है कि जो हमने फ्रिक्शन कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू एफएल से कम है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या है? सही है। हमारा एजम्पशन सही है। एजम्पशन सही है, इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर क्यूब के अंदर बैठा होगा उसको ये ब्लॉक रेस्ट में दिखाई देगा। ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की अगर बात करें तो उसको क्यूब और ब्लॉक दोनों एक साथ मूव करते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि इसको एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन दिखाई देगा 3, और y के अलोंग एक्सेलरेशन दिखाई देगा 4। अच्छा, अब ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो हमें मालूम है नॉर्मल कितना है? 28, फ्रिक्शन कितना है? 6। मैक्सिमम फ्रिक्शन 14 डेवलप हो सकता है, लेकिन अभी फ्रिक्शन की हमें जरूरत कितनी है? 6 है वहां पे। अच्छा, फ्रिक्शन मालूम है, नॉर्मल मालूम है, तो बताओ टोटल फोर्स क्यूब ने कितना अप्लाई किया है? तो नॉर्मल भी क्यूब ने अप्लाई किया है, फ्रिक्शन भी क्यूब ने अप्लाई किया है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल फोर्स जो कि क्यूब अप्लाई कर रहा है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। तो जो भी फोर्स आएगा क्यूब का वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, प्लस वहां पे क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे हमें वो फोर्स मिल जाएगा जो कि क्यूब ने किसके ऊपर अप्लाई किया है? इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया है वहां पे। क्लियरली बात ना पे? फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें हम क्या शो कर रहे हैं? उसमें हम शो कर रहे हैं यहां पे एक ब्लॉक, और ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का मास दिया है कैपिटल M, और मान लो कैपिटल M की वैल्यू दी हुई है 5 kg। अच्छा, यहां पे फ्रिक्शन दिया है, यहां पे फ्रिक्शन दिया है 0.5, तो ब्लॉक का मास 0.5 kg, या तो इसको कर दो 10 kg जरा। ब्लॉक का मास 10 kg, म्यू की वैल्यू 0.5। अच्छा, अब यहां पे इस तरह से एक अरेंजमेंट है, यहां पे पुली है, पुली से पास कर रही है स्ट्रिंग, यहां पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास m, और कुछ इस तरह से हमें सेटअप दिया हुआ है। फिर यहां पे पुली
और ये स्ट्रिंग। अच्छा, इन दोनों के बीच का सरफेस भी रफ है और यहां पे म्यू की वैल्यू बोल रहा है कितनी, 0.1। तो यहां पे म्यू की वैल्यू 0.5, यहां की म्यू की वैल्यू 0.1। ब्लॉक का मास कितना है, कैपिटल एम ब्लॉक का मास 10 kg। अब बताओ मुझे यहां पे, जैसे हम यहां पे ब्लॉक को हैंग करेंगे, ये स्ट्रिंग टाइट होगी, स्ट्रिंग टाइट होगी तो टेंशन आएगा, और टेंशन इसको कहां मूव कराने की कोशिश करेगा, आगे की ओर मूव कराने की कोशिश करेगा। लेकिन ग्राउंड फ्रिक्शन अप्लाई करेगा और फ्रिक्शन इस ब्लॉक को क्या कर देगा, रोक देगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, find out the maximum value of m so that the system will remain in equilibrium। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो हमने स्मॉल एम ब्लॉक हैंग किया है, इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना हो जिसके लिए ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे इसका मतलब है कि कैपिटल एम रेस्ट में रहना चाहिए, और कैपिटल एम अगर रेस्ट में है तो स्मॉल एम ब्लॉक भी कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। देखो होता क्या है, जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, मास अगर कम होता है तो ये भी रेस्ट में रहता है, ये भी रेस्ट में रहता है, लेकिन मास बढ़ाते जाओ, मास अगर बढ़ाते जाओगे तो इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब मास ज्यादा होता है तो ये कैपिटल एम ब्लॉक वहां पे क्या कर जाता है, स्लाइड कर जाता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब इस एम को हमने हैंग किया है तो दोनों ब्लॉक हमारे कैसे हैं, रेस्ट में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को ये भी रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ये भी रेस्ट में दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो हमने मास हैंग किया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये सिस्टम कैसा रहे, रेस्ट में रहे। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे ब्लॉक को हैंग करोगे तो यहां पे आ जाएगा टेंशन टी, देखो है कि नहीं है। अब ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसको एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा, उसको एक्सेलरेशन 0 दिखाई देगा दोनों का। इसका मतलब है कि इस ऑब्जर्वर के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये ऑब्जर्वर अगर स्मॉल एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो एक तो शो करेगा T, दूसरा क्या शो करेगा, M इंटू जी। तो यहां पे टेंशन शो करेगा, mg शो करेगा। अच्छा, अब अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्मॉल एम ब्लॉक और कैपिटल एम ब्लॉक कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में अगर हैं तो इनके बीच में तुम क्या करोगे, नॉर्मल शो कर दोगे मान लो। लेकिन अब तुम बताओ, अगर ये ऑब्जर्वर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, यहां पे टेंशन शो किया, mg शो किया, एन डैश शो किया, तो अब बताओ फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, फ्रिक्शन तुमने ऊपर लगा दिया। ये तो हमें मालूम है कि जो भी फ्रिक्शन और नॉर्मल रहते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। फ्रिक्शन और नॉर्मल जब भी देखोगे दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो मान लो अगर कैपिटल एम ने नॉर्मल राइट की ओर अप्लाई किए तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, ऊपर की ओर लग रहा होगा। लेकिन ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर जब देखेगा तो बताओ इसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या। कंडीशन फुलफिल होने का मतलब है कि इस ऑब्जर्वर के लिए ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ऊपर वाले फोर्स तो बैलेंस हो गए। बताओ एन डैश नॉर्मल किसको, एन डैश नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, एन डैश नॉर्मल को कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को एन डैश 0 दिखाई देना चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमने क्या बोला था, नॉर्मल जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो इसका यह मतलब नहीं कि नॉर्मल डेवलप होगा। नॉर्मल कब डेवलप होता है, जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रेस करती हैं। तो इस केस में दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में जरूर हैं, लेकिन ये प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और प्रेस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एन डैश 0 है। या फिर इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि नॉर्मल अगर 0 नहीं होगा तब तो इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स आ जाएगा, और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया तब तो उस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। लेकिन इसके लिए ये बॉडी रेस्ट में है, तो ऊपर वाले फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन एन डैश बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब एन डैश 0 है। एन डैश 0 है, इसका मतलब है कि दोनों बॉडी एक तरह से कांटेक्ट में है ही नहीं,
और दोनों बॉडी अगर कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब है इनके बीच का फ्रिक्शन भी क्या होगा, जीरो होगा। नॉर्मल अगर हम जीरो शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है एक तरह से, और दोनों बॉडी अगर कांटेक्ट में नहीं है तो फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो यहां पे केवल शो करेगा टेंशन और यहां पे शो करेगा mg, और कोई फोर्स शो नहीं करेगा। अब इसके लिए ब्लॉक रेस्ट में है तो टेंशन T किसके बराबर, mg के बराबर है। अब ये इक्वेशन बता रही है कि जैसे जैसे मास बढ़ाओगे टेंशन भी वहां पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। बताओ अब क्या शो करोगे। यहां पे एक तो इसका वेट, दूसरा इसकी नॉर्मल n, फिर यहां पे टेंशन T, यहां पे पुली, तो यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, है ना। अच्छा, इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी आगे की ओर है तो फ्रिक्शन स्टैटिक पीछे की ओर होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, तो यहां पे अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है mg प्लस टी। नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है mg प्लस टी। अच्छा, फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, तो यहां पे 2t फोर्स है और ये 2t फोर्स फ्रिक्शन को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है mg प्लस टी को, और ये 2t किसको बैलेंस कर रहा है, ये 2t बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन को। अच्छा, अब ये तुम बताओ, जैसे जैसे मास को बढ़ाओगे टेंशन वहां पे इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे मास को बढ़ाओगे टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन अगर बढ़ेगा तो ब्लॉक की स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एक टाइम आएगा जब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगा, और जिस टाइम पे ये फ्रिक्शन तुम्हारा लिमिटिंग होगा, इसका मतलब है कि अब अगर मास को बढ़ाओगे तो ये स्लाइड कर जाएगा। हमें मालूम है कोई बॉडी कब तक रेस्ट में रहती है, जब तक फ्रिक्शन लिमिटिंग को क्रॉस नहीं करता है कि नहीं। तो यहां पे फ्रिक्शन लिमिटिंग आ चुका है। अब उसके बाद अगर मास बढ़ाओगे तो टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन अगर और बढ़ गया तो ये क्या कर जाएगा, ये स्लाइड कर जाएगा। तो जब मैक्सिमम मास की बात करेंगे तो फ्रिक्शन वहां पे लिमिटिंग होगा। अब इक्वेशन हो जाएगी 2t का मतलब m इंटू जी। एफएल को क्या लिखोगे, एफएल को लिखोगे म्यू इंटू एन। और ध्यान रखना, नॉर्मल इस सरफेस की लेंगे जहां फ्रिक्शन देख रहे हैं, म्यू की वैल्यू 0.5, नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा वहां पे m इंटू जी, प्लस वहां पे हो गया टी हो जाएगा m इंटू जी। देखो इतना है कि नहीं वहां पे, यहां पे 2t FL के बराबर है, t की वैल्यू mg, तो 2mg 0.5 इंटू mg प्लस mg। अब g कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 2m 0.5 इंटू 10 5, और ये हो जाएगा प्लस 0.5m। g वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी वहां पे, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1.5m किसके बराबर, 5 के बराबर। देखो है कि नहीं वहां पे 2 माइनस, तो m की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी m अपॉन 1.5 यानी 3/2, यानी कितना 10/3 kg। इसका मतलब है कि जब तक मास 10/3 के बराबर होगा या उससे कम होगा तो उस केस में ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा। लेकिन जैसे ही मास हमारा 10/3 को एक्सीड करेगा तो उस केस में ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा, और जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो अब ये स्मॉल m को वहां पे क्या कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा वहां पे। देखो है कि नहीं है वहां पे, देखो चेक कर लो कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही है वहां पे। m इंटू जी, स्मॉल m, g हट जाएगा तो 0.5 इंटू 10 यानी 5, और इधर हो गया 0.5 मल्टीप्लाई माइनस हो गया 1.5, तो मास आ गया कितना 10/3 kg। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कुछ इस तरह से दे रहा है कि यहां पे हमारे पास एक टेबल है, यहां पे हमारे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया, ब्लॉक का मास m और ब्लॉक का मास दिया है 10 kg। यहां पे सरफेस रफ है, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी हुई है यहां पे 0.5। अब ये ब्लॉक कनेक्टेड है विद अ स्ट्रिंग, यहां पे स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, फिर यहां पे ज्वाइंट है, यहां पे एक और स्ट्रिंग है जो कनेक्टेड है किससे, सीलिंग से, और यहां पे स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक को हमने हैंग किया है। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हमेशा एंगल फॉर्म कर रही है वहां पे 60 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे, यहां पे जो हमने ब्लॉक को लाके हैंग किया है तो उसके कारण ये स्ट्रिंग कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मास हमने हैंग किया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट द सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। तो बताना है यहां पे कि स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये पूरा सिस्टम मेरा कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब अगर मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है कि स्मॉल m की वैल्यू है क्या, तो वहां पे क्या करो, सबसे पहले टेंशन शो करो, यहां पे टेंशन T1, यहां पे टेंशन T2, यहां पे टेंशन T3। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अभी पूरा रेस्ट में है तो ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे शो करोगे T1। बताओ T1 किसके बराबर होगा, T1 होगा mg के बराबर, और T1 अगर mg के बराबर है, ये ब्लॉक रेस्ट में है तो T1 mg के बराबर आ गया। अब किसकी स्टडी करो, ज्वाइंट की। बताओ ज्वाइंट की स्टडी करोगे तो यहां पे T2, यहां पे T3 बोल दो, तो यहां पे शो करो T3, यहां पे T2, यहां पे T1, ये एंगल 60 डिग्री। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा T3 cos 60, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा T3 sin 60। अच्छा, T3 cos 60, T3 cos 60 किसके बराबर है, T2 के बराबर है। इसका मतलब है cos 60 1/2, तो T3 हो गया ट्वाइस ऑफ T2। देखो है कि नहीं वहां पे, T3 cos 60 1/2, तो T3 हो गया ट्वाइस ऑफ T2। अच्छा, अब ऊपर वाला फोर्स क्या लिखोगे, ऊपर वाला फोर्स लिखोगे T3 sin 60, किसको बैलेंस कर रहा है, T1 को। T1 का मतलब हो गया m इंटू जी, तो T3 कितना आ गया, T3 आ गया 2mg/√3। देखो है कि नहीं वहां पे, और T3 की वैल्यू पुट कर दो, देखो है कि नहीं है, T3 sin 60, T3 √3/2, T1 के बराबर है, T3 आ गया 2mg/√3। T3 किसके बराबर है, 2T2 के बराबर है। इसका मतलब है T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा mg/√3। देखो है कि नहीं वहां पे। अब बताओ जैसे जैसे मास बढ़ाओगे, जैसे जैसे मास बढ़ाओगे तो T1 बढ़ेगा, T1 बढ़ेगा तो T3 बढ़ेगा और T2 भी बढ़ेगा, और T2 अगर बढ़ेगा तो इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब फ्रिक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। अब मैं अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो इस पे एक तो शो करूंगा नॉर्मल n, दूसरा मैं शो करूंगा m इंटू जी, तीसरा वहां पे T2, और साथ में शो करें फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग Fn।
नॉर्मल किसके बराबर है? नॉर्मल तो आ गया m इंटू जी के बराबर, मास कितना था 10, जी भी 10, तो 100 न्यूटन वहां पे, तो जो नॉर्मल आ गई 100 न्यूटन। T2 किसके बराबर आ गया? FL के बराबर आ गया। अब बताओ मास अगर बढ़ाओगे तो टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन अगर बढ़ गया तो फिर ये ब्लॉक क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। अब T2 का मतलब हो गया mg/√3, FL का मतलब हो गया म्यू इंटू एन, एन का मतलब हो गया m इंटू जी, जी से जी कैंसल आउट होगा, स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M पुट करो 10, 10 इंटू 0.55, तो ये हो जाएगा 5√3 kg। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम मास हम यहां पे हैंग कर सकते हैं, जो मैक्सिमम मास हम हैंग कर सकते हैं वो हैंग कर सकते हैं कितना? 5√3 kg। देखो है कि नहीं वहां पे? तो यहां पे हमने प्रॉपर्टी यही यूज करी है कि ब्लॉक कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक कि फ्रिक्शन मैक्सिमम डेवलप नहीं हो सकता, उसके बाद ही बॉडी वहां पे क्या करेगी? स्लाइड करेगी वहां पे। फिर देखो वहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि यहां पे ये तो हो गया टेबल, और टेबल के ऊपर हमने यहां पे एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया है। तो जो भी टेबल है, टेबल पे हम ब्लॉक को लाके प्लेस कर रहे हैं, ब्लॉक का मास दिया है 50 kg। ये ब्लॉक कनेक्टेड है विद अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पास कर रही है पुली से, और यहां पे फिर से हमारी स्ट्रिंग है, और यहां पे ब्लॉक को लाके हैंग किया गया है, और ये जो ब्लॉक है इसका मास दिया है 100 kg। देखो है कि नहीं वहां पे? तो यहां पे ब्लॉक का मास 50 kg, यहां पे ब्लॉक का मास 100 kg। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। ये सरफेस रफ में, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू so that the 50 kg block will remain at rest। तो बताना है कि यहां पे म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये पूरा सिस्टम कैसा रहे? रेस्ट में रहे। अब सबसे पहले यहां पे शो करो टेंशन T। 100 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे शो करो टेंशन T, ब्लॉक रेस्ट में, तो टेंशन T किसके बराबर? 100 इंटू जी के बराबर। देखो है कि नहीं है? ब्लॉक रेस्ट में है तो टेंशन यहां पे किसके बराबर? टेंशन यहां पे हो गया 100 इंटू जी के बराबर। अच्छा, इस 50 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो यहां पे नॉर्मल, यहां पे हो गया वेट, फिर यहां पे टेंशन। ब्लॉक आगे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा और ये स्टैटिक होगा। अच्छा, नॉर्मल किसके बराबर? नॉर्मल हो गया 50 इंटू जी, दैट इज 500 न्यूटन। टेंशन T किसके बराबर? Fs के बराबर, और अगले स्टेप में T की वैल्यू पुट कर दो तो Fs आ गया 100 इंटू जी। अच्छा, ये फ्रिक्शन स्टैटिक है तो ये हमेशा कंडीशन फॉलो करेगा लेस देन इक्वल्स टू FL, तो ये हो जाएगा 1000 लेस देन इक्वल्स टू FL को अब लिखोगे म्यू इंटू इस सरफेस की नॉर्मल, और इस सरफेस की नॉर्मल है 500। तो यहां पे म्यू क्या निकल के आ रहा है? म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब तुम्हें लगेगा कि म्यू की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है क्या? तो यह ध्यान रखना है, म्यू जो रहता है, म्यू की रेंज होती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ज्यादातर क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू पॉइंट में दी होती है, 0.5, 0.6, 0.8, लेकिन ध्यान रखना म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। टेबल देखोगे तो कॉपर में, आयरन में, तो इस तरह के सरफेस जो होते हैं वहां पे म्यू की वैल्यू 1 से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो ये 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है।
इस केस में म्यू की मिनिमम वैल्यू 2 चाहिए या फिर 2 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर बुक में दिया रहता है वो क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहां पे हमारे पास एक टेबल है, यहां पे हमारे पास टेबल है और लेंथ सफिशिएंट है, हाइट सफिशिएंट है टेबल की। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस टेबल के ऊपर यहां पे एक चेन को लाके हमने हैंग किया है। तो यहां पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने क्या किया है, चेन को लाके हैंग किया है। चेन का मास वहां पे दिया है m, चेन की लेंथ वहां पे क्या दी हुई है l। अच्छा, इनके बीच का जो सरफेस है, ये सरफेस मेरा रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अच्छा, अब तुम लोग ये बताओ मुझे वहां पे कि जब इस तरह से हम चेन को लाके हैंग करते हैं तो होता क्या है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली क्या चीज ऑब्जर्व करी है, हमने ऑब्जर्व करी है जब चेन का हैंगिंग पार्ट स्मॉल होता है, अगर मान लो हमने थोड़ा सा ही पार्ट हैंग किया तो चेन रेस्ट में रहती है। फिर हमने हैंगिंग पार्ट को थोड़ा बढ़ाया तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि चेन की स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। अब इस हैंगिंग पार्ट को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम छोड़ते हैं तो ये चेन क्या कर जाती है, स्लाइड कर जाती है। तो किसी टाइम पे जो चेन का हैंगिंग पोर्शन है वो y है। अब वो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, अब वो न्यूमेरिकल बोल रहा है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये चेन मेरी कैसी रहे, रेस्ट में रहे। क्लियर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y सो दैट द सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। अच्छा, सबसे पहले यहां पे ध्यान रखना, चेन जो है, चेन मेरी वहां पे क्या है, नॉन रिजिड बॉडी है। नॉन रिजिड बॉडी, इसका मतलब है कि यहां पे हम ऐसा शो करो, यहां पे टेंशन शो करो T, इस साइड और इस साइड लिंक में। अच्छा, सबसे पहले क्या करो, जो हैंगिंग पार्ट है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। बताओ, जब हम हैंगिंग पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या शो करेंगे, हम शो करेंगे एक तो इसका वेट, हमें मालूम है m टोटल चेन का मास है, तो m बाय l क्या होता है, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब है यूनिट लेंथ का मास। अब यूनिट लेंथ का मास अगर m बाय l है तो y लेंथ का मास क्या होगा, m बाय l इंटू वाई इंटू जी। देखो है कि नहीं वहां पर। तो ये जो चेन है, इस चेन का वेट है m बाय l इंटू वाई इंटू जी, जो हैंगिंग पार्ट है। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा टेंशन T। ये चेन का पार्ट रेस्ट में है तो T किसके बराबर, m बाय l इंटू जी इंटू वाई के बराबर वहां पे, है कि नहीं। अब ये तो चेन का वो पार्ट है जो हैंग कर रहा है। अब बात करो उस पार्ट की जो टेबल पे है। बताओ, चेन का जो पार्ट टेबल पे होगा उस पे एक तो शो करोगे टेंशन T। यहां पे जो दो लिंक होगी, दो लिंक के बीच में टेंशन डेवलप होगा और ये टेंशन इसको कहां खींच रहा होगा, राइट की ओर खींच रहा होगा। दूसरा, यहां पे शो करोगे नॉर्मल n, फिर शो करोगे इसका वेट। अब वेट हमें शो करना है उस पोर्शन का जो टेबल पे है, m बाय l यूनिट लेंथ का मास होता है। y पोर्शन अगर हैंग कर रहा है तो अब कितना पोर्शन टेबल पे है, तो वो है l माइनस वाई। तो हम लिखेंगे m बाय l माइनस वाई इंटू जी। मास पर यूनिट लेंथ, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो इंटू जी, और टेंशन को यहां पे कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन स्टैटिक। अब बताओ यहां पे कि जैसे जैसे y बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन अगर बढ़ेगा तो इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एक टाइम आएगा जब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगा।
अब इक्वेशन तुम क्या लिखोगे, इक्वेशन तुम लिखोगे n किसके बराबर, m बाय एल इंटू एल माइनस वाई इंटू जी के बराबर। और ध्यान ना, जिस टाइम पे y मैक्सिमम होगा उसका मतलब है फ्रिक्शन अब लिमिटिंग आ चुका है। इसके बाद भी अगर तुम थोड़ा सा पोर्शन और हैंग करोगे तो ये चेन मेरी क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। तो अब इक्वेशन क्या हो गई, एफ एल किसके बराबर, टी के बराबर। एफ एल को लिखो म्यू इंटू एन, टी का मतलब एम बाय एल इंटू जी इंटू वाई। टी की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। अब एन की वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू m बाय एल इंटू जी इंटू एल माइनस वाई, ये हो जाएगा m बाय एल इंटू जी इंटू वाई। अब अगले स्टेप में क्या हो गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म वहां पे कैंसिल आउट होगी, और जो भी y आएगा, जो भी y आएगा वो आएगा म्यू इंटू एल अपॉन, म्यू इंटू एल अपॉन हो जाएगा वहां पे 1 प्लस म्यू। तो ये तुम्हारा यहां पे क्या है, ये तुम्हारी वहां पे y की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इससे ज्यादा हैंगिंग पार्ट की लेंथ होगी तो चेन जो रहेगी, चेन वहां पे क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। जैसे मान लो अगर इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.25, मान लो म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.25। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे y की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू कितना हो गया 0.25, 0.25 का मतलब 1/4, तो 1/4 इंटू एल अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/4। देखो है कि नहीं वहां पर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 4 4 कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट हो जाएगा l/5। देखो है कि नहीं वहां पे। इसका मतलब है कि अगर म्यू 0.25 है, अगर म्यू 0.25 है तो जो मैक्सिमम लेंथ हम हैंग कर सकते हैं वो हैंग कर सकते हैं वहां पे कितना, l/5। क्लियर वहां पे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हर बुक में ये क्वेश्चन दिया होता है। तो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है कि मैक्सिमम लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। फिर देखो वहां पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फ्रिक्शन का है। और ध्यान ना, फ्रिक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आईआईटी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कई बार फ्रिक्शन में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस था तो वो भी हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। लेकिन फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखो एक क्वेश्चन है जो 2001 का है, 2000 या 2001 का है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है एक हेमिस्फेरिकल बॉल है और इस हेमिस्फेरिकल बॉल का रेडियस कैपिटल आर है। इस हेमिस्फेरिकल बॉल का रेडियस कैपिटल आर है और यहां कहीं हमारा बॉटम में एक इंसेक्ट है। तो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इस हेमिस्फेरिकल बॉल में यहां पे क्या है, एक इंसेक्ट है। और ये जो इंसेक्ट है, ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट अब इस हेमिस्फेरिकल बॉल में क्रॉल कर रहा है। और जब हम फिजिक्स में बोलते हैं कि कोई बॉडी क्रॉल कर रही है, इसका मतलब है कि बॉडी मूव कर रही है स्लोली। अच्छा, अब ये चीज ध्यान रखना, कभी भी फिजिक्स में अगर बोल रहा है कि कोई बॉडी स्लोली मूव कर रही है, इसका मतलब है कि बॉडी का एक्सेलरेशन 0 और बॉडी पे नेट फोर्स भी 0 लेके चलेंगे। स्लोली का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी को हमें नेग्लेक्ट कर देना है। तो कोई बॉडी अगर धीरे धीरे चल रही है तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन अगर 0 तो नेट फोर्स भी वहां पे क्या हो गया, 0। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंसेक्ट और बॉल, इंसेक्ट और बॉल के बीच का सरफेस रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। अच्छा, अब ये इंसेक्ट वहां पे क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा है। किसी टाइम पे इंसेक्ट क्रॉल करता हुआ यहां कहीं पहुंच गया और इस इंसेक्ट ने कितना एंगल क्रॉल कर लिया, इस इंसेक्ट ने
जो एंगल क्रॉल किया वो क्रॉल किया थीटा। तो यहां पे एक इंसेक्ट है और ये इंसेक्ट अब यहां पे क्रॉल कर रहा है, और जब ये इंसेक्ट क्रॉल करता है तो उसने एंगल कितना टर्न कर लिया, उसने एंगल टर्न कर लिया वहां पे थीटा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया था वहां पे कि मैक्सिमम एंगल इसने कितना क्रॉल किया। क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगल जो ये क्रॉल कर सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब इंसेक्ट किसी बॉल में क्या करता है, क्रॉल करने की कोशिश करता है, और बॉल में अगर फ्रिक्शन ज्यादा नहीं है, जिस हेमिस्फेरिकल बॉल की बात कर रहे हैं, अगर बॉल में फ्रिक्शन ज्यादा नहीं है तो ऑब्जर्व हम क्या करते हैं, इंसेक्ट क्रॉल करता हुआ ऊपर जाता है, फिर थोड़ा ऊपर क्रॉल करने की कोशिश करता है, वो स्लाइड करके नीचे आता है, फिर वो क्रॉल करके ऊपर जाएगा, कुछ हाइट तक जाएगा, फिर स्लाइड करके क्या होगा, नीचे आ जाएगा वहां पे। अच्छा, किसी टाइम पे अगर इंसेक्ट यहां कहीं आ गया है तो इंसेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो यहां पे शो करना m इंटू जी, दूसरा हम क्या शो करेंगे, इंसेक्ट को ट्रीट करना है एक पार्टिकल, तो इस पे हम शो करेंगे नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा पास करेगी स्फीयर के सेंटर से। जो भी नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल कहां से पास कर रही होगी, नॉर्मल पास कर रही होगी इसके सेंटर से। अच्छा, अब सबसे पहला आता है हमारे दिमाग में क्वेश्चन कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। हमें यह मालूम है कि फ्रिक्शन और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर चलते हैं। इसका मतलब है कि नॉर्मल अगर रेडियस के अलोंग है, नॉर्मल अगर रेडियस के अलोंग है तो फ्रिक्शन टेंजेंट के अलोंग होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट जो रहती है वो नॉर्मल पे क्या होती है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। तो इस केस में जो भी फ्रिक्शन आएगा उसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगा। अच्छा, होता क्या है, जैसे ये सरफेस है और इस सरफेस पे हम क्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो जब हम क्रॉल करने की कोशिश करेंगे तो हम सरफेस को कहां खींचेंगे। अगर मान लो तो इमेजिन करो कि इस बोर्ड पे मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, भले ही हम चढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, हम चढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन यहां पे कम है। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट होता तो हो सकता है हम चढ़ भी पाते। अब होगा क्या, जैसे हम हाथ लगाएंगे और चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम सरफेस को बेसिकली पीछे खींच रहे हैं, और सरफेस को अगर पीछे खींच रहे हैं तो मेरे हाथ पे फ्रिक्शन कहां लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहां पे जब इंसेक्ट क्रॉल करेगा तो चेक करो, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो यहां पे आएगा mg cos थीटा, यहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin थीटा। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है, हमने स्लोली पकड़ा है, स्लोली का मतलब है वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि वेलोसिटी को अगर नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो फिर जो रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हमें वेलोसिटी को नेग्लेक्ट करना है। एक्सेलरेशन 0 है तो नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा। अच्छा बताओ, mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो आंसर मेरा क्या है, फ्रिक्शन यहां पे लग रहा होगा along द टेंजेंट ऊपर की ओर। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन यहां पे इंसेक्ट को क्रॉल करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तब तो ये स्लाइड करके कहां पहुंच जाता, नीचे पहुंच जाता वहां पे। अब बताओ, फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर देगा, फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा mg sin थीटा को। अच्छा बताओ, जैसे जैसे इंसेक्ट ऊपर की ओर जाएगा, बताओ थीटा का क्या होगा। जैसे जैसे ये इंसेक्ट ऊपर की ओर चलना स्टार्ट करेगा, थीटा बढ़ेगा। थीटा अगर बढ़ेगा तो mg sin थीटा फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, और mg sin थीटा फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो फ्रिक्शन भी वहां पे क्या होगा, बढ़ेगा। और एक टाइम आता है जब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाता है, तो अब फ्रिक्शन वहां पे क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया। इक्वेशन हो जाएगी, एफएल को लिखो म्यू इंटू एन, किसके बराबर, mg sin थीटा के बराबर। अब बताओ, नॉर्मल किसके बराबर है, नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है, और इक्वेशन अब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा tan थीटा किसके बराबर, म्यू के बराबर। इसका मतलब है कि ये वो एंगल है जहां पे फ्रिक्शन फोर्स मेरा लिमिटिंग डेवलप हो चुका है।
अब बताओ इसके बाद अगर इंसेक्ट और ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो मैक्सिमम डेवलप हो चुका है, अब इसके बाद ये इंसेक्ट और ऊपर जाएगा तो mg sin थीटा fl से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही mg sin थीटा fl से ज्यादा होगा ये इंसेक्ट स्लाइड करके कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वहां पे। अच्छा अब बताओ इंसेक्ट को यहां तक पहुंचने के लिए अगर इंसेक्ट को बाहर निकलना है तो तब फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो tan थीटा जो भी एंगल टर्न करेगा वो म्यू पे डिपेंड करेगा। अगर इंसेक्ट यहां से यहां तक पहुंच गया तो एंगल 90 डिग्री हो गया, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो म्यू हमें इनफाइनाइट चाहिए। इसका मतलब है कि म्यू जब बहुत लार्ज होगा तभी ये इंसेक्ट क्रॉल करके क्या होगा, बाहर निकल पाएगा, नहीं तो क्या होगा इंसेक्ट कुछ एंगल तक जाएगा और उसके बाद स्लाइड करके नीचे आ जाएगा वहां पे। देखो है कि नहीं यहां पे। और ऐसा ही क्वेश्चन कई बार बुक में इस तरह से भी फ्रेम होता है कि सब कुछ सेम है, हेमिस्फेरिकल बोल है, देखो कई बार यही क्वेश्चन बुक में कुछ ऐसा दिया होता है कि क्वेश्चन में क्या बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि यहां पे एक हेमिस्फेरिकल बोल है ना, और ये जो हेमिस्फेरिकल बोल है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है। अब हम क्या कर रहे हैं, हेमिस्फेरिकल बोल में यहां कहीं एक पार्टिकल को लाके प्लेस कर रहे हैं, इस पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल और बोल इनके बीच का सरफेस क्या है, रफ है। अच्छा कभी हमने ऑब्जर्व किया होगा पार्टिकल को अगर हम यहां पे लाके छोड़ दें तो कई बार ऐसा होता है पार्टिकल स्लाइड करके नीचे आ जाता है, और कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं पार्टिकल कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है। फिर पार्टिकल को हम थोड़ा सा और उठा के ऊपर लेके चले जाएं तो यहां पे जब लेके चले गए पार्टिकल अभी भी कैसा है, रेस्ट में। अब क्वेश्चन में कई बार ये पूछता है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल कितनी हाइट गेन कर चुका है बॉटम से, h। तो क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि h की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हमें बताना है यहां पे कि h की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, मैक्सिमम कितनी हाइट तक हम इस पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। अच्छा मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे किसी टाइम पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, एंगल टर्न कर लिया थीटा, यहां पे n, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम है, यहां पे n, यहां पे mg, ये एंगल था थीटा, तो यहां पे कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, टेंजेंट के अलोंग mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन। फिर से क्या बोलोगे, फिर से बोलोगे नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को, और फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा को। अब बताओ हाइट को बढ़ाओगे तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा तो स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। जब हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो उस टाइम पे ये फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगा। लिमिटिंग को लिखा था म्यू इंटू एन किसके बराबर, अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या रिजल्ट निकल के आया था, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। अच्छा tan थीटा म्यू है तो tan थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए म्यू, बेस होना चाहिए 1। बताओ तभी tan थीटा म्यू आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा tan थीटा म्यू है तो हाइपोटेनियस हो गया √1 प्लस म्यू स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा हो जाएगा 1 अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। देखो tan थीटा म्यू के बराबर है तो tan थीटा की वैल्यू मालूम होगी तो हम sin थीटा cos थीटा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वहां पे। अच्छा अब ये बताओ मुझे वहां पे
ये जो हाइट h है, ये h हाइट कैसे निकलेगी? तो ये h हाइट निकलेगी, ये r है, यहां से लेके यहां तक मान लो y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? y कैलकुलेट करोगे cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो y की वैल्यू हो जाएगी वहां पे r cos थीटा। अच्छा, जो भी हाइट h रहेगी, h हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? h हाइट की वैल्यू हो जाएगी r माइनस वाई। ये पूरा r में से y माइनस कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा r, पुट कर दोगे तो r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा r 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट। देखो यही मैक्सिमम हाइट है कि नहीं है? तो मैक्सिमम ये हाइट है जहां पे हम पार्टिकल को लाके प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर हाइट ज्यादा होगी, इसके बाद भी अगर हाइट ज्यादा होगी तो ये पार्टिकल वहां पे क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। क्लियर हो इतना? फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे कि ये हमारा ग्राउंड है। मान लो ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस किया। अच्छा, ब्लॉक का मास है यहां पे 10 kg। जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक का मास यहां पे हो गया 10 kg, है ना। म्यू की वैल्यू दी हुई है वहां पे 0.5, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.5। तो ब्लॉक का मास 10 kg, म्यू की वैल्यू 0.5। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, G10 लेना है। इस ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया 45 न्यूटन का। समझ में? ब्लॉक का मास 10 kg, ब्लॉक का मास 10 kg, म्यू की वैल्यू 0.5। ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम? ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 45 न्यूटन का। अब बताना है हमें कि जो 45 न्यूटन का फोर्स है वो बताओ ब्लॉक को स्लाइड करा पाएगा या नहीं स्लाइड करा पाएगा। समझ में? हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो 45 न्यूटन का फोर्स है वो इस ब्लॉक को स्लाइड करा सकता है या स्लाइड नहीं करा सकता है। तो देखो, अभी तक हम लोग क्या बोलते थे? अभी तक हम लोग बोलते थे, जनरली क्या होता था? जनरली हम लोग बोलते थे कि नॉर्मल ऊपर की ओर थी। नॉर्मल ज्यादातर केस में mg को बैलेंस करती थी। mg का मतलब 100 हो गया, g लो 10। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन था μs इंटू एन, म्यू हो गया 0.5, नॉर्मल 100। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो है यहां पे कितना? मैक्सिमम जो फ्रिक्शन है वो यहां पे हो गया 50 न्यूटन। तो हम बोलेंगे कि ये जो फोर्स है 45 न्यूटन का, वो तो FL से क्या है? कम है। देखो है कि नहीं है? तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां 50 डेवलप हो सकता है। और अभी अगर हमने 45 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर पाएगा। हमें ऐसा लगेगा वहां पे, है कि नहीं? लेकिन यहां पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये जो हमने लिखा है, तो यहां पे हमने मान लिया है कि नॉर्मल किसके बराबर है? वेट के बराबर है। नॉर्मल अगर वेट के बराबर होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम 50 डेवलप होगा, और अभी फोर्स कितना है? 45 है। तो वैसे हमें लगेगा कि ये फोर्स ब्लॉक को स्लाइड नहीं कर सकता है। लेकिन
क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। कोई जरूरी कौन है कि फोर्स हम हॉरिजॉन्टल ही अप्लाई करें, क्योंकि फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल अप्लाई करोगे तब जाके लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 डेवलप होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ब्लॉक को स्लाइड कराना है, हमें ब्लॉक को स्लाइड कराना है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करें जिससे कि ये ब्लॉक क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए वहां पे। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल है तब तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं बोल रहा है कि फोर्स जो है, फोर्स हमने हॉरिजॉन्टली लगाया है। अच्छा, तो किसी ब्लॉक पे अगर हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और किसी ब्लॉक पे अगर हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इस तरह से जब किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। और यहां पे लगता है कि बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। यहां पे एक पर्सन है, वह ऐसे फोर्स लगा रहा है तो वो इसको पुल कर रहा है, और यहां पे कोई पर्सन है और ये पर्सन ब्लॉक पे इस तरह से फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अब पुश करने में और पुल करने में होता क्या है, जब हम पुल करते हैं, जब हम पुल करेंगे तो फोर्स का एक y कंपोनेंट आ जाएगा, यहां पे नॉर्मल आ जाती है, यहां पे mg आ जाता है। अब बताओ इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे n प्लस एफ वाई एम जी के बराबर, तो नॉर्मल जो रहता है वो घट जाता है। यहां पे जब इस तरह से फोर्स लगाओगे तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा, फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा। अब यहां पे नॉर्मल, यहां पे mg, और यहां पे अगर फोर्स को इक्वेट करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा mg प्लस एफ वाई। अब इस केस में नॉर्मल बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है, 100 से बढ़ रही है। नॉर्मल अगर बढ़ेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर और बढ़ गया तो ब्लॉक को स्लाइड कराना डिफिकल्ट हो जाएगा। ब्लॉक तो तभी स्लाइड करेगा ना जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। लेकिन जब ब्लॉक को हम इस तरह से पुल करने की कोशिश करते हैं तो हम नॉर्मल को डिक्रीज करा रहे हैं, नॉर्मल को डिक्रीज करा रहे हैं, इसका मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन भी यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर कम हो गया तो हो सकता है 45 न्यूटन का फोर्स क्या करा दे, स्लाइड करा दे वहां पे। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि मिनिमम फोर्स कितना लगाएं जिससे कि ये ब्लॉक क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए। तो मान लो फोर्स हमने अप्लाई किया एट एन एंगल थीटा, हम ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा। अच्छा, अब इस फोर्स के कंपोनेंट कितने हैं, तो यहां पे फोर्स का एक कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, यहां पे फोर्स का दूसरा कंपोनेंट है एफ साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा, फिर यहां पे नॉर्मल एम जी है कि नहीं, और फ्रिक्शन लेफ्ट की ओर। अब हमें मालूम है कि ये ब्लॉक स्लाइड करने वाला है, या ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो ब्लॉक अगर स्लाइड करने वाला है तो उस टाइम पे फ्रिक्शन मेरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी तुम्हारी वहां पे कि एफ कॉस थीटा एफ एल के बराबर है। फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग आ गया है, अब इसके बाद अगर फोर्स बढ़ेगा तो ये क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो जिस टाइम पे स्लाइडिंग होने वाली है एफ कॉस थीटा एफ एल के बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, एन प्लस एफ साइन थीटा एम जी के बराबर है, तो एन हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब एफ एल को क्या लिखोगे, इक्वेशन हो जाएगी एफ कॉस थीटा, एफ एल को लिखो म्यू इंटू एन, एन का मतलब हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जिस टाइम पे स्लाइडिंग होने वाली है उस टाइम पे फ्रिक्शन लिमिटिंग आ चुका है, तो इक्वेशन हो गई एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू इतना। अब बताओ एफ की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, एफ की वैल्यू निकल के आ रही है म्यू
एम जी, म्यू मल्टीप्लाई होगा और यहां पे इधर आएगा तो चेक करो वो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देखो ये इक्वेशन आ रही कि नहीं आ रही, जिस टाइम पे ये ब्लॉक क्या करने वाला है, स्लाइड करने वाला है। अच्छा, अब जब ये ब्लॉक स्लाइड करने वाला है तो हमें क्या करना है, हमें फोर्स की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करें जिससे कि ये ब्लॉक क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए वहां पे, है कि नहीं। स्लाइड करने का फॉर्मूला तो ये हो गया कि एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस हो गया म्यू साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है कि फोर्स मिनिमम लगे। तो यहां पे अगर देखोगे तो फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा है। फोर्स हो गया कितना, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब हमें फोर्स मिनिमम चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम क्या कर दें, मैक्सिमम कर दें। डिनोमिनेटर को अगर हम मैक्सिमम करेंगे तो फोर्स मेरा वहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या करो, डिनोमिनेटर को मान लो x, x को बोलो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हमें इसको मैक्सिमम करना है। अब बताओ इसको अगर मैक्सिमम करना है तो dx बाय डी थीटा वहां पे जीरो करो, cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का cos थीटा। अब dx बाय डी थीटा जीरो करोगे तो बताओ इक्वेशन क्या निकल के आती है, इक्वेशन निकल के आती है tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। देखो है कि नहीं है, इसका मतलब है कि अगर हमें मिनिमम फोर्स पे ब्लॉक को चलाना है तो वो फोर्स हमें कितने एंगल पे लगाना पड़ेगा, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू पे। तो म्यू की वैल्यू यहां पे 0.5 है तो हमें वहां पे डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर मान लो म्यू की वैल्यू दी हुई है 1/√3 तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स कितने एंगल पे, एट एन एंगल 30 डिग्री। मान लो म्यू की वैल्यू दी है √3 तो मिनिमम फोर्स से अगर ब्लॉक को मूव कराना है तो वो एंगल होगा कितना, 60 डिग्री। अब tan थीटा म्यू के बराबर है तो ये हो गया था 1 प्लस म्यू स्क्वायर, साइन थीटा हो गया म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर, कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब वैल्यू सबकी वहां पे पुट कर दो तो जो भी f आएगा वो आएगा म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू अपॉन, बताओ अब क्या होगा वहां पे। देखो यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही वहां पे, देखो चेक करो ये वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही है वहां पे, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम फोर्स मिल जाएगा। ले लियो, जो भी फोर्स है, फोर्स हमें अप्लाई, अगर मिनिमम फोर्स से हमें ब्लॉक को चलाना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कितने एंगल पे, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू पे। ये रिजल्ट ध्यान रखना है, मिनिमम फोर्स पे अगर ब्लॉक को चलाना है तो एंगल होना चाहिए tan थीटा इक्वल्स टू कितना, म्यू, और यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अच्छा cos थीटा हो गया और म्यू साइन थीटा तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर। तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू एम जी, है ना, ऊपर आ जाएगा √1 प्लस म्यू स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एक 1 प्लस म्यू स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और जो मिनिमम फोर्स आता है वो आता है म्यू एम जी √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इस केस में मिनिमम कितना फोर्स लगाएं जिससे कि ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए, तो मिनिमम फोर्स जो चाहिए, हम स्लाइडिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, मिनिमम फोर्स चाहिए तो म्यू कितना हो गया, म्यू हो गया 0.5 m इंटू जी
100 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/4। देखो है कि नहीं वहां पे? तो मिनिमम फोर्स जो आएगा 0.5 का स्क्वायर 1/2 1/4, देखो है कि नहीं? 4 का हो जाएगा 2, है ना? 2 हट जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा 100/√5। देखो चेक करो ये आएगा कि नहीं आएगा? 0.5 इंटू 100 तो ये हो गया तुम्हारा कितना? 50। 2 ऊपर जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाय √5। अब चेक कर लो जरा वैल्यू, जरा इसको एक बार कैलकुलेटर में देखो जरा। देखो एक तो चेक कर लो वहां पे √5 ये हो गया 2.23। देखो है कि नहीं वहां पे? तो यहां पे आ जाएगा मिनिमम फोर्स हो जाएगा तुम्हारा कितना? 100 अपॉन इसको कर दो वहां पे 2.23। तो रिजल्ट वहां पे चेक करो जरा, 100 डिवाइडेड बाय 2.23 तो अप्रोक्सीमेटली जो मिनिमम फोर्स है वो होगा 44.8 न्यूटन। तो फोर्स 44.8 न्यूटन या उससे ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक तुम्हारा क्या होगा? स्लाइड कर जाएगा। तो इस केस में जो फोर्स है वो फोर्स मेरा कितना है? 45 है। और बताओ ये मिनिमम से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? तो इस केस में ये जो ब्लॉक रहेगा ये ब्लॉक मेरा वहां पे क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। क्लियर? तो जब भी हमें फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इस तरह से क्वेश्चन हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन का ये टॉपिक मेरा कवर नहीं हुआ है। अभी तुम्हें करना क्या है? आज जैसे मैंने क्वेश्चन समझाए हैं वैसे क्वेश्चन मॉड्यूल में दिए हुए हैं तो उसको अभी ट्राई करना है। अगली जो क्लास आएगी उसमें अगेन हम स्टैटिक फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे और साथ में हम बात करेंगे फिर वहां पे किसकी? कि अगर ये ब्लॉक टेंशन से कनेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है फिर हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है कि नहीं? तो अगली क्लास में एक तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन के और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, साथ में हम बात करेंगे कि ब्लॉक को अगर इंक्लाइंड पे लेके जाएं तो क्या होगा, स्ट्रिंग होगी तो क्या होगा, फिर उसके हम बात करेंगे 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम की, 3 ब्लॉक्स प्रॉब्लम की, तब जाके फ्रिक्शन हमारा वहां पे क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्लियर? तो अभी तुम्हें क्या करना है? इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि किसी ब्लॉक को अगर मिनिमम फोर्स से चलाना है तो फोर्स हमें इतने एंगल पे लगाना पड़ेगा और ये मिनिमम फोर्स की वहां पे क्या होगी? वैल्यू होगी, है ना? तो नोट डाउन कर लो इसको वहां पे।